संवाद में डीएम साहब आए यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गीला कचरा रहेगा, खाद्य सामग्री वाला कचरा रहेगा, उससे खाद बनती है। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे किसान भाई होंगे, कंपोस्टिंग के माध्यम से पंचायत स्तर पे उसका खाद निर्माण करके पंचायत उसको खाद को बेचेगी बाजार में। तो ये समुचित निस्तारण हुआ कचरे का। तो ये जो इसमें 2-3 चीजें आप लोगों सहयोग की अपेक्षा है कि ये इसका उद्देश्य पहले समझिए, इसका फायदा क्या होगा, वो आप समझेंगे तब आप लोग सहयोग करेंगे। वो 2-3 पॉइंट जो हैं, अब ये कार्यक्रम का फायदा क्या है आप लोग जान लें कि जो प्लास्टिक का कचरा है, जो पॉलीथीन है, बोतल है, या किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कर देते हैं। अब देखिए, गीला कचरा तो बाहर रहेगा, कुछ समय के लिए सड़ता है, सड़ने के पश्चात तो खाद बन जाता है। उस समय जो अस्थायी अवधि के लिए बीमारियां फैलने का खतरा उससे भी रहता है, लेकिन वो बाद में खाद बन जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कचरा है, ये कभी सड़ता गलता नहीं। मतलब हजारों लाखों साल अगर उसको छोड़ दीजिए तो वहीं पड़ा रहेगा वो। तो सोचिए, कभी सड़ के खाद नहीं बनेगा वो प्लास्टिक हो, ये सब। तो कितना जो आप घर के आसपास या अपने पंचायत में फेंक दे रहे हैं, शादी बारात आती है उसमें पूरा का पूरा कचरा इतना पैदा होता है, सब अपने पंचायत में फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है उसे प्लास्टिक, ग्लास, बैटरी, ये सब कहाँ जा रहा है? कहीं गायब हो जा रहा है क्या? कहीं नहीं गायब होता, वहीं पड़ा रहेगा। और ये आज के समय की अब इतनी अर्जेंसी क्यों आ गई है, ये समझिए। पहले प्लास्टिक का प्रयोग कम होता था। पहले शादी बारात आती थी, हम लोग भी गांव से ही, हम भी, तो वहाँ पे हम लोग पत्तल, जो पत्ते का बना होता है, उसकी थाली प्रयोग होती थी। जो कटोरी के लिए भी पत्तल का ही दोना टाइप का प्रयोग होता है। यहाँ पे किस नाम से पुकारते हैं हमको नहीं पता, मैथिली में हम लोग दोना बोलते थे उसको, उसका प्रयोग होता था। पीने के पानी के लिए ग्लास में कुल्हड़ का प्रयोग करते थे जो बारात वगैरह थे। आजकल क्या होता है, प्लास्टिक की थाली रहेगी, प्लास्टिक की कटोरी रहेगी, प्लास्टिक का ही गिलास रहेगा। अब सब उसी को पी के उसी को फेंक देते हैं। अब इतना ज्यादा प्लास्टिक का पैदा हो रहा है, और चूंकि ये सड़ता गलता नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है। अब पंचायतों में डेली मतलब कई किलो पैदा होता है वो प्लास्टिक और कांच। अब ये कहाँ जाएगा आप सोचिए। अगर ऐसे चलता रहा, हम लोग ध्यान नहीं दिए, तब तो भर जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी प्लास्टिक और कांच के नीचे दब जाएंगे, और बीमारियां कितनी खतरनाक होती हैं वो रहेगी। आप जब आपके खेत में कहीं पड़ी रहेगी तो रिस्क के पानी के माध्यम से आप उसका सेवन कर लेंगे। आप खाना जो फसल उगाएंगे उसमें कुछ उसका कण रहेगा, उसको खाइएगा तो कैंसर और बहुत सारी लाइलाज बीमारियां इसी कचरे के कारण होती हैं। जो हम लोग चर्चा करते हैं, कई ऐसे व्यक्तियों को भी कैंसर हो जाता है जो तो कोई जिनकी बुरी आदत नहीं है, जो कभी शराब का सेवन नहीं किए, जो कभी तंबाकू का सेवन नहीं किए, ऐसे व्यक्तियों को भी कैंसर और सब बीमारियां क्यों हो जाती हैं? इसी कारण से होती हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग फिर चर्चा करते हैं, कई बार हम लोग हमारे गाँव में भी जान पहचान कैसे कभी हुआ था, किसी की बीमारी हो गई, और उस समय चर्चा करते थे, भाई तो कभी इनको कोई बुरी आदत थी ही नहीं, इनको कैसे हो गया? तब दोष दे रहे थे, बताइए भगवान ने जो है बड़ा अन्याय किया इनके साथ। तब ये अन्याय नहीं, कचड़े और इन सब के कारणों से हो जाता है जो दिखता नहीं है। तो इसीलिए इसके महत्व को समझिए। सफाई कार्यक्रम को हम इसीलिए पृष्ठभूमि आपको बता रहे थे, कितना भयंकर बीमारियों का कारण है ये। और आज के समय इसका प्रयोग चूंकि बढ़ गया है, इसलिए और ज्यादा आवश्यकता हो गई है कि अपने पंचायतों में जो प्लास्टिक और अन्य कचरा हो रहा है उस सब को हम लोग तुरंत दूर करें, ताकि आपकी पंचायतें सुरक्षित रहे। अब सहयोग की क्या अपेक्षा है कि एक तो जो डस्टबिन आपको दिया गया है, ये माताओं बहनों से विशेष रूप से हम लोग चाहेंगे कि ध्यान आप लोग दें इस पे, कि जो डस्टबिन दिया गया है उसका प्रयोग कचरा रखने के लिए ही करें। क्योंकि ये देखें हम लोग, और ये हम इंस्पेक्शन में, जांच में गए थे पंचायत निरीक्षण में, हम आंखों देखी बात आपको बता रहे हैं। निरीक्षण में करने गए, वहां हमने पूछा कि आप माता निकली, हम कहे आपको मिला है दोनों डस्टबिन? उन्होंने बताया हाँ मिला है सर। तो हम कहे दिखा दीजिए उसमें कचरा कहाँ रखा है। तो लेके आई,
तो आपको विश्वास नहीं होगा, या जो माताएं बहनें वही कर रही होंगे उनको विश्वास होगा कि उसमें आए उसको अनाज उसमें रखा हुआ था, दाल रखे थी, चावल रखे हुई थी। अब ये सोचिए कितना महत्वपूर्ण काम है ये, उसमें कचरा रखना है, उसको उसमें अनाज के रूप में रखने के लिए उसको बर्तन का प्रयोग कर रही हैं। कुछ घरों में उसको बाल्टी के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो सोचिए जिस महत्वपूर्ण काम के लिए दिया गया था, अब आप आराम से अनाज रखने के लिए कुछ अलग से बर्तन खरीद लीजिए, आप बाल्टी खरीद लीजिए, कितना बहुत थोड़ी ना आएगा, लेकिन जिस महत्वपूर्ण काम के लिए दिया गया उसको छोड़ के उसमें प्रयोग कर ले रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है माताओं बहनों से कि जो डस्टबिन दिया जा रहा है उसका प्रयोग कचरा रखने के लिए ही करें, ताकि आपकी पंचायत बीमारी से मुक्त हो पाए। एक तो ये सहयोग चाहिए, और दूसरा घर के सभी सदस्यों से अनुरोध करें कि जो होता नहीं, बच्चे कुरकुरे खाए उठा के फेंक दिए, टीवी देख रहे हैं वहीं बेड के नीचे फेंक रहे हैं, मम्मी आएंगे उठा के ले जाएंगे अपना। तो ये आदत सुधरवाइए कि किसी भी, चाहे घर का बच्चा हो चाहे घर का बुजुर्ग हो, उन सभी से कहिए कि नहीं आप जाकर डस्टबिन में फेंकिए। सब लोग इसको आदत में डालें, कोई भी कचरा है घर में इधर उधर ना फेंकें और जाके डस्टबिन में ही आदत डाल दें, ताकि जो आपको मिला उसमें पहले से कचरा अपना इकट्ठा होता रहे। एक ये सहयोग चाहिए। दूसरा प्रमुख सहयोग चाहिए होगा इसमें कि जो अब ये पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के द्वारा एक बार राशि दे दी गई है कि आपको एक बार दिया जा रहा है, आप लोग डस्टबिन क्रय कर लें, कर्मी बहाल कर लें, और शुरू के कुछ महीने उनको मानदेय वगैरह भी सरकार के द्वारा दे दिया जा रहा है। लेकिन इसके पश्चात ये कार्यक्रमों को पंचायतों को स्वयं चलाना है। अब इसके लिए सरकार अलग से पैसा नहीं देगी, तो इसके लिए ये सतत रूप से हर साल ये स्वच्छता कार्यक्रम चलता रहे। जो मुखिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि हमारे स्वच्छता कर्मी जो चलाएंगे, ये आवश्यक है, उसके लिए शुल्क आप लोग दें, और शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है। एक परिवार का एक महीने पे केवल 30 रुपया निर्धारित है, एक दिन का मात्र 1 रुपया। अब सोचिए 1 रुपया जो है आप दीजिएगा तो इस स्वच्छता कार्यक्रम हमारे सभी जनप्रतिनिधि कर्मी हमारे चला पाएंगे, तो इतनी बड़ी बीमारी को आपको पंचायत से दूर करेंगे, और इतनी बड़ी प्रकोप जो आने वाले समय में और भयंकर होने वाली है उससे आप लोगों को बचाएंगे। क्या हम लोग 1 रुपया नहीं भी दे सकते हैं उसके लिए? ये सोचने की बात है। तो मैं यही 2 अनुरोध करूंगा कि एक तो कचड़े का डब्बे का सही प्रयोग करें, कचरा उसी में फेंकें, सुबह हमारे कर्मी लेने आए तो उनको दें, और दूसरा जो शुल्क निर्धारित किया गया है, शुल्क निर्धारित को आपको रसीद देके हमारे स्वच्छता कर्मी लेंगे, उसको रसीद देके 30 रुपया महीना निर्धारित है, उसको आप लोग जमा करें। अब ये हम इसलिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक जिन पंचायतों में ये चालू हो गया, प्रारंभ हो गया है, जहाँ पे जो शुल्क हम लोग जितना परिवार की संख्या है उस पंचायत में, जहाँ पे 8-10 लाख हो जाना चाहिए था, तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग शुरू किए हैं तो कहीं 40,000 हुआ, कहीं 50,000 हुआ, तो मतलब 5 से 10% परिवार दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर चाहते हैं आप लोग कि आपकी पंचायतें रोग मुक्त रहें, प्लास्टिक एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक कचड़े के नीचे दब न जाए आपकी भावी पीढ़ी, तो बहुत जरूरी है कि अभी से ही हम लोगों को सचेत होते हुए ये 30 रुपया प्रतिमाह देना शुरू कर देना होगा, और नहीं तो फिर ये कार्यक्रम फिर बंद हो जाएगा, फिर सफाई आपका फिर नहीं हो पाएगी। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोग एक बार हाथ उठा के आश्वस्त कर दें कि शुल्क निर्धारण में खुद तो देंगे ही, बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दें। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने सुना, इस महत्व को समझा। अब 3-4 और योजनाएं हैं, बस 10 मिनट में आप लोगों को बता देंगे। एक तो हमारे युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये भी 7 निश्चय का हिस्सा था। 3 कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा कुशल युवा प्रोग्राम, तीसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना। अब ये तीनों आपको बताएंगे बहुत संक्षेप में किस प्रकार से हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम यहाँ पे उठा रहे हैं क्योंकि जो अभी तक का हम लोग का अनुभव है इतना लाभकारी हमारे युवाओं के लिए, उसके पश्चात भी जितनी अपनी जनसंख्या है मधुबनी जिले की, जितना पोटेंशियल है, जितना आवेदन आना चाहिए इन तीनों कार्यक्रमों में, उतना आया नहीं अभी तक। तो काउंटर उसका भी लगा हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा आप लोग कार्यक्रम के पश्चात जाके उसका पैम्फलेट भी ले लेंगे, पढ़ लेंगे कि क्या योग्यता है और किस प्रकार से आवेदन करना है। अब तीनों का बस ब्रीफ में बहुत संक्षेप में महत्व बता देते हैं। पहला बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। अब ये उन सभी बच्चों को बहुत लाभ देती है जो बच्चे 12वीं पास कर
करके उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या 10वीं पास करके ITI या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अगर किसी भी बच्चे का परिवार आर्थिक रूप से कॉलेज की फीस देने के लिए सक्षम नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में इन बच्चों के लिए बिहार स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना बहुत लाभकारी है। पहले इसके क्या होता था कि जब कोई परिवार फीस देने में सक्षम नहीं रहता था, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहता था, तो वो लोग बाजार से बैंकों से ऋण लेते थे। अब उस ऋण लेने का एक तो ब्याज दर बहुत ज्यादा था, शिक्षा ऋण के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, एजुकेशन लोन, तो उसका ब्याज दर बहुत ज्यादा होता था, साथ ही साथ उसके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए होता था। अब बैंक आपको इसे फ्री में थोड़ी ना दे देगा, कुछ कागज दिखाइएगा, मॉर्गेज जमीन का कागज कुछ सिक्योरिटी के रूप में देना होगा, ताकि बैंक जान पाए कि आप लोन वापस कर पाइएगा कि नहीं। तो और इस कारण से जो है, जो लोन लेने वाला परिवार था उस पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता था। तो सरकार ने इस समस्या को समझते हुए ये योजना सरकार के द्वारा लाई गई और इसके तहत बच्चों को 4 लाख रुपए तक का बिन बहुत ही कम ब्याज पे लाभान्वित हुए। लेकिन अभी भी पूरा पोटेंशियल से आवेदन नहीं आया है, तो मैं अनुरोध करूंगा इसका पैम्फलेट आप लोग ले लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है कुशल युवा प्रोग्राम, ये भी हमारे बच्चों के लिए है। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कोई भी 10वां पास छात्र या छात्रा वो आवेदन करके निबंधन करा सकते हैं। उन लोगों को प्रखंड स्तर पे बेसिक एजुकेशन, मूलभूत शिक्षा दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब किस क्षेत्र में दी जाती है? कंप्यूटर के बारे में दिया जाता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दिया जाता है, भाषा अंग्रेजी हिंदी भाषा के बारे में दिया जाता है, और अन्य प्रकार के किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी हो, किस तरीके से आप व्यवहार करें, वैसी सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया जाता है। अब ये आपको बताएंगे वो संक्षेप में कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के करियर के लिए। देखिए, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इंटरनेट, ये सब आप सब लोग जानते हैं आज के समय पे कितना महत्वपूर्ण है। आप कोई भी काम अब करिए, अब हर चीज कंप्यूटर इंटरनेट इसी सब के माध्यम से होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। पेंशन भी सीधे खाते में जाता है ऑनलाइन ही। आपका बैंकिंग सुविधा जो है मोबाइल इंटरनेट से आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। अब हर चीज में इसकी आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप व्यवसाय करें तो पहले जो अकाउंटिंग होती थी पंजी पे, अब उसका भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो आपको बेसिक जानकारी हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे आप अपना व्यवसाय करें, चाहे निजी क्षेत्र में नौकरी करें, चाहे सरकारी क्षेत्र में जाएं, तो कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी हर जगह जरूरत पड़ती है। और जो लोग, आपको बता दें, हमारे कार्यालयों में बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, इसकी जानकारी नहीं है, उनको बहुत दिक्कत होती है, और जिनको पता होता है हर काम बहुत अच्छा से कर लेते हैं। तो ये समझिए, आज के समय पे कोई भी व्यक्ति बिना इसके कोई काम आगे नहीं कर सकता है, हर चीज इस पर निर्भर करता है। तो बहुत आवश्यक है कंप्यूटर का ज्ञान, तो इसका ज्ञान दिया जाता है। अंग्रेजी हिंदी भाषा के बारे में ज्ञान दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पे आप लोग जानते हैं कि केवल हम लोग अपनी मातृभाषा को केवल जान के काम नहीं चलता, कुछ बेसिक अंग्रेजी की जानकारी भी चाहिए होती, कहीं भी जाइएगा। तो ये अवसर, जिन लोग को बेसिक अंग्रेजी हिंदी सबकी जानकारी हो जाती है, तो उनको और ज्यादा अवसर मिलता है। उसके बारे में इस कुशल युवा प्रोग्राम के तहत जानकारी दी जाती है। तीसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना है। अब इसके तहत जो बच्चे 12वीं पास करके रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अब उनको 2 साल तक प्रति माह 1000 रुपये का सहयोग राशि के रूप में भत्ता दिया जाता है। अब 1000 सोचिए तो बच्चों को कितना लाभ मिलता है, इनसे उनको समर्थन मिल जाता है। और ऐसे बच्चों को कुशल युवा प्रोग्राम के तहत निःशुल्क ट्रेनिंग भी दे दी जाती है। तो सरकार इन जो युवा बच्चों के लिए सब कुछ देख रही है। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको बहुत ही कम ब्याज पे फीस भरने के लिए, जो परिवार सक्षम नहीं है उनको 4 लाख तक का ऋण उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ बच्चों को उनके आगे करियर में चाहे जो भी करना चाहें उनके लिए, उनको तैयार करने के लिए उनको ट्रेनिंग कुशल युवा प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। जो लोग 12वीं पास करके उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको समर्थन के लिए 2 साल तक के लिए 1000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, समस्याओं को देखते सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी दें, ताकि जो हमारे बहुत सारे
बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं और भी जो बचे हुए बच्चे हैं उससे इसका लाभ लोग उठा सकें। अगला मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करूंगा। कार्यक्रम क्या कानून है वो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम। मैं अनुरोध करूंगा एक बार हाथ खड़ा करके हमारी माताएं बहनें भाइयों से एक बार बताएं कितने लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून के बारे में सुना है। एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छी जागरूकता है, बहुत अच्छा लगा। तो ये आप जान लें कि इसका उद्देश्य इसलिए था कि इस कानून के तहत अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई। अब इनका उद्देश्य यही है, इस कानून के अंतर्गत जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परिवाद रहता, कोई शिकायत रहती है तो उसके निदान के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ लोग आवेदन दे सकते हैं। और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवादी और जिस विभाग से संबंधित परिवाद होता है उन दोनों लोगों को सुनवाई करके उसमें नियम संगत जो लाभ दे होता है उसका लाभ दे के 60 दिन के अंदर उसके परिवार का निवारण करते हैं। तो सोचिए कितना शक्तिशाली कानून है ये कि जो पहले जब ऐसी समस्या होती थी, कोई परिवाद आता था तो हम लोग भी संबंधित विभाग को ही भेजते थे उसमें कार्रवाई करने के लिए, लेकिन चूंकि उसकी नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था न रहने के कारण उसके निस्तारण में समय लग जाता था। कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी ऐसे 2 पदाधिकारी पोस्टिंग कर दी गई है जिनको और कुछ नहीं देखना है, उनको यही देखना है कि जो परिवाद आया उसका निस्तारण कैसे है। तो सोचिए 60 दिन के अंदर आपके जो इसकी सकारात्मक सूची में जो परिधि में आते हैं लोक शिकायत निवारण कानून के, उन सभी परिवादों का निस्तारण कर दिया जाता है। हाँ, कुछ परिवाद ऐसे होते हैं कि जिसमें इनकी परिधि से बाहर होता है, जैसे कोई जमीन संबंधी विवाद होगा, कोई टाइटल का मामला होगा तो सिविल कोर्ट में जाएगा। उन कुछ ऐसे मामलों को छोड़ के जो इसके परिधि के अंदर सकारात्मक सूची में है और इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम सकारात्मक सूची में है, उनसे संबंधित सभी परिवादों का निस्तारण 60 दिन के अंदर किया जाता है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी जनता दरबार या जब आप लोगों से मिलते हैं तो देखा जाता है कि जिन परिवादों का निवारण अगर लोग शिकायत में गए होते तो 2 महीने के अंदर हो गया होता है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं और समय उनका थोड़ा खराब हुआ है, ज्यादा परेशान हैं लोग। तो मेरा अनुरोध है कि इस कानून के बारे में भी अधिकतम लोगों को जानकारी दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून का लाभ उठा के नियत समय सीमा के अंतर्गत अपने शिकायतों का निस्तारण लोग करवा सकें। अगला 2 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके बारे में बात करूंगा। एक तो जो हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक भाई हैं, डीडी साहब भी मैंने देखा सुना उसमें चर्चा कर रहे थे, तो उनको आप लोग जानते हैं कि बिहार भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, डीडीसी साहब भी बता रहे थे। तो जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर भाई हैं अगर उसमें निबंधन करा लेते हैं तो उसमें सरकार के द्वारा लगभग 16 तरीके की सहायता प्रदान की जाती है। और निबंधन कराने के लिए केवल उनका जो वेबसाइट है, पैम्फलेट यहाँ उपलब्ध है, ले लें उसके वसुधा केंद्र पर जाकर निबंधन करा सकते हैं कोई भी मजदूर भाई। और उसमें जो निबंधन शुल्क है मात्र 20 रुपया और सदस्यता शुल्क 30 रुपया 5 साल का है। तो पहले 50 रुपया दे के 5 साल तक के सदस्य बन सकते हैं कल्याण बोर्ड में, और अगला फिर जब वो समय खत्म हो रहा हो फिर 30 रुपया दे के अगला 5 साल का और सदस्य बन सकते हैं। तो जो कल्याण बोर्ड के जो सदस्य रहते हैं उनको सरकार के द्वारा चाहे उनके यहाँ जब संतान पैदा होती तब सहायता राशि दी जाती है, पुत्री के विवाह के लिए दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ परिवार में कोई बीमार होता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है उस समय सहायता राशि दी जाती है। यहाँ तक कि निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर भाइयों के लिए उनके औजार क्रय करने के लिए भी सरकार के द्वारा राशि दी जाती है। बस इसमें शर्त यही है तो कल्याण बोर्ड के उसके सदस्य हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इसका भी पैम्फलेट यहाँ पे काउंटर पे उपलब्ध हो, कार्यक्रम के बाद ले लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर भाई हैं, अपने नजदीकी जो वसुधा केंद्र है वहां से जाके उस पर निबंधन करा सकते हैं। ऑनलाइन निबंधन होता है। तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इसमें श्रम संसाधन विभाग को कैंप लगाना पड़ रहा है, लोगों को बता के भाई आप निबंधन करा लीजिए। जब इतना लाभ मिलना है इसके लिए खुद ही लोगों को तत्पर होकर करा लेना चाहिए। तो मैं यही अनुरोध करूंगा इसके बारे में अधिकतम लोगों को जानकारी दें। और अंतिम कार्यक्रम जो आप लोगों से बात करूंगा, कार्यक्रम नहीं अभियान है, और जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में। तो इसमें
इसमें मैं आप लोगों से बता दूं कि हम लोग जो आप लोग फीडबैक देंगे, अभी हम एक सम्मानित जनप्रतिनिधि से एक दो लोग अनुरोध करेंगे जो सामूहिक जन सरोकार से समस्याएं उसके बारे में हम लोग को फीडबैक देंगे। हम लोग नोट डाउन भी पहले कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को जो फीडबैक और देना हो वो शिकायत पेटी, सुझाव पेटी है, उसमें डाल दें। किसी भी प्रकार का परिवाद होगा सब हम लोग ले जाके पर्सनली उसको पढ़ेंगे और उसका लिस्टिंग करके जो जिला स्तर से समाधान होना होता है उसको जिला स्तर से हम लोग कराएंगे। और जहां लगेगा कि विभाग से उसको अनुमोदन की आवश्यकता होगी हम लोग वहां से अनुमोदन लेकर उसको निराकरण कराएंगे। तो जो भी व्यक्ति, माताएं बहनें बैठी हैं, ये नहीं समझे कि परिवार हमको भी हाथ में ही दे देंगे तभी होगा। आप उसमें डाल दें, सब हम लोग लेके जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जिनको देना है वो डाल दीजिएगा। अभी परिवाद को हम लोग सारे परिवादों को पढ़ के निराकरण कराएंगे। तो जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इस अभियान 2019 से आप लोग जान रहे हैं कि चल रहा है। अब ये इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समय की ये भी एक बहुत बड़ी मांग है कि हम लोगों को जाग जाना होगा इसके लिए। अब इसमें जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकार के द्वारा जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी भवनों पे बस आपका 5 मिनट और लेंगे, माताओं बहनों से हम अनुरोध करेंगे बस ध्यान दे दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए कि जल संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा सरकारी भवन पे छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ चापाकलों पे सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है। जो सरकारी पोखर हैं उनका जीर्णोद्धार करके उनका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। खुदी की जा रही पोखरों की। मनरेगा के तहत निजी खेत पोखर का भी निर्माण कराया जा रहा है। अब ये काम क्यों किए जा रहे हैं? इनका फायदा ये है कि जब जो छत वर्षा जल संचयन संरचना होगी, जो बारिश का पानी आएगा आपके यहाँ पे, जो बारिश जब होती है तो सामान्यतः वो बह जाता है और बहते हुए भाप बन के उड़ता है। तो जो पानी हम लोग बारिश के समय मिला, जिसको हम लोग संचयित करके अपने भूगर्भ में भेज सकते थे, उसको ना के हमने बहने दिया तो उड़ गया वो भाप बन के, या कहीं जल जमा हो रहा, बीमारी फैलाया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो छत वर्षा जल संचयन संरचना है वो यही काम करती है, बारिश के पानी को फिल्टर करके भूगर्भ में डाल देती है। इससे नीचे का जलस्तर बढ़ता है। जो सोख्ता होता है, सोख्ता भी वही करता है। जो चापाकल कुएं का पानी आप निकाल के फेंकते हैं वो भी सोख्ता फिल्टर करके नीचे जमीन के अंदर भेज देता है, उससे भी नीचे का जलस्तर बढ़ता है। जो पोखर है जितना बड़ा रहेगा, जब पानी इकट्ठा उसमें रहेगा वो भी रिस के जमीन के अंदर जाता है। तो ये कार्यक्रम नीचे के जलस्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अब ये समझिए, हम इसलिए इसकी चर्चा की है कि आप लोग इसी साल देखे होंगे गर्मी के मौसम में कि नीचे पानी, जमीन में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि कई जगहों पे चापाकल बंद हो गए थे। और ये बता दें आपको, शहरी क्षेत्रों में मधुबनी नगर निगम में तो हम लोग को टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना पड़ रहा था, और जिस वार्ड में टैंकर जाता लाइन लग जाती वहां पानी लेने के लिए। सोचिए कितनी किल्लत हो गई थी। ये समस्या जो है हम लोग को ये अभी सचेत हो जाना होगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में और विकराल रूप लेगी। क्या हम अपने पीढ़ियों को वो समय दिखाना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियां हैं कि उनको लाइन में लग के टैंकर से पानी लेना पड़े? तो ये हम कतई नहीं चाहेंगे हम लोग। तो हम लोगों को सचेत रहना होगा, इसके लिए अभी से जागना होगा कि इस जल संकट जो आने वाला है उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर लें, उस संकट को आने ही ना दे, उसको रोक दें। तो इसके लिए आप लोगों से बस 2 अपील है जो हम सभी लोगों को करना होगा कि सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जल संचयन के जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें हम लोगों को भी सहयोग करना होगा। अब छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण सरकार सरकारी भवनों पर करवा रही है। अब लेकिन ये सोचिए कि आपके पूरे क्षेत्र में सरकारी भवनों का अनुपात कितना होता है? बहुत कम होता है। ज्यादातर तो निजी भवन ही होते हैं। अगर सोचिए उतना हम लोग छोड़ दें, केवल सरकारी बनाएंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत कम। ये तो सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत, इसीलिए अभियान का हिस्सा है कि 11वां कंपोनेंट है अभियान का, जिसमें जन जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य यही है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं सरकारी भवनों पे, आम लोगों को प्रेरित करना, वो लोग जो भी परिवार सक्षम है आर्थिक रूप से, अपने घरों पे छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कराए, साथ ही साथ सोख्ता का निर्माण कराए, ताकि जब हर सक्षम व्यक्ति, जिस तरीके से आप लोग किचन बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, उसी तरह
ये भी अभिन्न अंग मानो। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी जो भी प्रबुद्धशाली लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं अपने घरों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराएं, सोख्ता का निर्माण कराएं। जब हर एक सक्षम व्यक्ति करा लेगा, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि ये जो भूगर्भ जल स्तर की समस्या गर्मी में होती है वो कभी उत्पन्न नहीं होगी। एक तो ये हम लोगों को करना होगा, और दूसरा जो पानी हम लोग बर्बाद करते हैं वो देखना होगा। चूंकि देखिए पहले जब चापाकल और कुएं से पानी निकाला जाता था, और ये हमने आप ही लोगों का फीडबैक हम बता रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बना रहे हैं, कि हम लोगों ने विजिट किया तो जनप्रतिनिधियों ने ही बताया कि सर जहां जहां बोरिंग वाला लगा है उन पंचायतों में जल स्तर नीचे चला गया, और जहां नल जल वाला बोरिंग नहीं लगा था वहां का चापाकल नहीं सूखा है। अभी कारण समझिए, जहां पे बोरिंग लग गया वहां पे पानी का जलस्तर ज्यादा नीचे गया है, और जहां पे बोरिंग नहीं लगा था जिन पंचायतों में, जिन वार्डों में, वहां का जलस्तर उतना नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि पहले जब हम लोग कुएं और चापाकल से पानी निकालते थे तो मेहनत लगती थी उसमें। हम लोग भी गांव से कुएं से निकाले हैं तो हम लोग उतना ही पानी का प्रयोग करते थे जितना आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जहां पे बोरिंग होकर टोटी से आने लगा तो यूज बढ़ गया, प्रयोग बढ़ गया, पानी हम लोग बर्बाद करने लगे। जहां 2 बाल्टी में नहाते थे लोग 5 बाल्टी में नहाने लगे। जहां कार को पोंछते थे बाल्टी कपड़ा से, अब उसको पाइप लगा के फवारा बना के नाला बना देते हैं। तो ये सोचिए कि हम लोग कितना पानी बर्बाद करते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि जहां पे वाकई में बोरिंग वाला नहीं था वहां का जलस्तर नीचे नहीं गया था, वहां चापाकल नहीं बंद हुआ था। और मीडिया के भाई भी मैं समझता हूँ इस बात से सहमत होंगे। तो उसका कारण यही था कि जहां जहां हम लोग को जितना आसानी से कोई चीज मिलने लगती है उसकी वैल्यू उतना कम समझते हैं, उसके महत्व को, और उसको बर्बाद करते हैं। कहीं हल्का सा कहीं पाइप अगर लीक हो गया तो उसको हम लोग सोचते हैं कि आगे सदस्य आके बनवाए। अरे आपके घर का कोई टोटी चुरा ले गया, तोड़ दिया, बह रहा है, उसको लगा लीजिए 25 रुपए में, उसमें बहुत ज्यादा तो समस्या आनी नहीं है। तो कम से कम कितना पानी बचत हो जाएगा, बहुत। आप सभी लोग जानते हैं कि जल जो है अमूल्य है, बेशकीमती है, उसको बचाना होता है। लेकिन हम कई जगह जाकर देखे हैं कि बताया हमने पानी क्यों बह रहा, किसी घर पे देखे कहें सर कोई टोटी तोड़ के लेके चला गया। तो जब मोटर चलेगा तब तक वो पानी बहता है। कितना पानी हम लोग बर्बाद करते हैं। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा अपने आदत में सुधार लाना होगा कि पानी का प्रयोग जैसे पहले करते थे वैसे ही करें। अब सरकार के द्वारा नल जल योजना क्रियान्वित हुई है तो इसका अर्थ ये नहीं उसको बर्बाद करें, क्योंकि अभी जिन वार्डों में नल जल अगर फंक्शनल नहीं है, अभी पीएचडी को हैंडओवर करके वहां भी इस साल 1 साल में फंक्शनल करा दिया जाएगा, तब तो फिर वहां भी और आप लोग नीचे कर दीजिएगा। तो प्रयोग को, पानी के प्रयोग को हम लोग को समझना होगा, और जिस तरह पहले प्रयोग करते थे वैसे ही करें। और साथ ही साथ ये नीचे जो है सोख्ता और छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कर लेंगे, तब हम लोगों के जलस्तर की समस्या नहीं आएगी। तो ये चूंकि विकराल स्थिति आने में बहुत समय नहीं लगता है, अगर हम लोग इसी ढर्रे पे चलते रहे, पानी बर्बाद करते रहे और उसके संचयन की व्यवस्था नहीं किए तो दिन दूर नहीं है जबकि यहाँ भी टैंक लगा के पानी फिर देना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम सभी लोग इतने समझदार हैं, और मिथिला की धरती तो एकदम बुद्धिमत्ता की धरती कही जाती है। आप लोग तो मिसाल पेश करेंगे मुझे पता है, तो आप सभी लोग मिल के इस बात की चर्चा करें आपस में, और सभी लोगों को प्रेरित करें कि लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग संस्था का निर्माण करें। और आप लोगों ने बहुत ध्यान से सभी बातों को सुना, और जिस तत्परता के साथ आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जो बातें चर्चा हुई हैं उस पर कार्य करेंगे, और ताकि हम लोग अपने पंचायतों में सभी सरकारी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित करें। और साथ ही साथ जो चर्चा हुई, जो बीमारी है, सामाजिक बीमारी, गंदगी की, शराब की, इन सब बीमारियों से हम लोग अपने पंचायत को मुक्त रख सकेंगे, और जल संकट को अपने पंचायतों में आने नहीं देंगे, हमारी उम्मीद है। और ये आपको हम अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं कि जो भी फीडबैक आप लोगों ने दिए हैं, जो शिकायतें आप लोगों ने दी है, उसकी पूरी तत्परता से हम लोग निवारण कराएंगे, और जो जन समूह से सामूहिक समस्याएं हैं उसका भी निराकरण हम लोग या तो जिला स्तर से होगा तो यहाँ से कराएंगे, और अगर सरकार के स्तर से कोई निर्णय या निर्देश अपेक्षित होगा हम लोग वहाँ से कराएंगे। अंत में पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से
हमारे आदरणीय डीएम सर ने हम सबों के बीच शराबबंदी, स्वच्छता, कुशल युवा प्रोग्राम, 7 निश्चय योजना, लोक शिकायत कानून और श्रमिकों का कल्याण संबंधी तथा जल जीवन हरियाली से संबंधित हमारा बहुत सारे ही महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान विचार हम सबों के बीच साझा किया है। अंत में लोक मुखिया जी झपका दलके Lovely Aryawat. Please like and subscribe.